हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। हम पिछले व्याख्यान में अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा कर रहे थे। हमने चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। हमने अलाउद्दीन खिलजी की उत्तरी भारत की विजय के विषय में चर्चा की थी। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था और हमने ये भी देखा कि उसने किस प्रकार अपने ससुर और अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके, षड्यंत्र से उसकी हत्या करके किस प्रकार वह सत्ता प्राप्त करता है और उसके दिमाग में सिकंदर महान बनने की महत्वाकांक्षा थी। सिकंदर की तरह वह एक विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए उसने राज्यारोहण के पश्चात सिकंदर सेकंड की उपाधि धारण की और वह विश्व विजेता बनना चाहता था। लेकिन उसका मित्र अलाउल मुल्क, जो दिल्ली का कोतवाल था, उसने सलाह दी कि आप विश्व विजेता बनने का स्वप्न त्याग दें, भारतीय उपमहाद्वीप को जीत लें, वही आपके लिए काफ़ी है। अलाउद्दीन खिलजी पैगंबर भी बनना चाहता था, एक नए धर्म की स्थापना भी करना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि दिल्ली के कोतवाल की सलाह पर उसने इस विचार को भी त्याग दिया और उसके पश्चात उसने साम्राज्य विस्तार की नीति प्रारंभ की। उसने दक्षिण भारत की जो देवगिरी का अभियान जो जलालुद्दीन खिलजी के समय में किया था, उस समय उसको काफ़ी पैसा मिला था और उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी। उसने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा जो जिस पर मंगोलों का खतरा बना रहता था, उसको सुरक्षित किया और उसके पश्चात उसने भारत विजय के लिए एक गुजरात का रास्ता, एक जो मालवा का, जो राजस्थान का रास्ता था गुजरात जाने का, एक तो राजस्थान की तरफ से जा सकते थे और एक मालवा की तरफ से जा सकते थे। उसने मालवा का रास्ता चुना और उसके प्रसिद्ध सेनापति उलुग खां मसरूद खां के नेतृत्व में किस प्रकार उसने गुजरात के कर्ण बघेल को पराजित किया और अलग खां को गुजरात का गवर्नर बनाया। इसी समय जो खम्स का जो लूट का माल था, उसके बंटवारे को लेकर के जो 9 मुस्लिम थे उनमें आपस में संघर्ष हो जाता है और वो कहते हैं कि युद्ध का, मुस्लिम शरीयत के अनुसार युद्ध में जो लूट का माल मिलता था उसका 20% राजा का और 80% सिपाहियों का होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बदल दिया, 80% राजा का और 20% सैनिकों का। तो इससे मंगोल सैनिक नाराज़ हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में वो रणथंबोर के अंदर दो मंगोल नेता रणथंबोर के दुर्ग के अंदर वो शरण ले लेते हैं। इसी समय गुजरात अभियान के दौरान ही मलिक काफूर नामक जो एक हिजड़ा था, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था और उसको उसके नेतृत्व में ही पूरे दक्षिण के अभियान है वो होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी की जो उत्तरी विजय और दक्षिण विजय की हम चर्चा करते हैं, इसका उल्लेख हमें अमीर खुसरो की खजानुल फतूह और बरनी की तारीख फिरोज शाही में मिलता है। गुजरात अभियान के पश्चात हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर का अभियान करता है और वहाँ किस तरह 1301 के अंदर रणथंबोर पर अधिकार कर लेता है और वहाँ पहला जोर हमें राजस्थान का देखने को मिलता है। रणथंबोर पर भी अधिकार रतिपाल और रणमल के जो मंत्री हैं उनको अपनी ओर मिला लेता है। तो इस प्रकार जो रणथंबोर की विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी किस प्रकार चित्तौड़ का आक्रमण करता है, कि चित्तौड़ के रतन सिंह को पराजित करता है और किस प्रकार पद्मिनी के बारे में हमने देखा कि जिसके विषय में विभिन्न मत हैं। इसके पश्चात मालवा के महलदेव को वो पराजित करता है और उसके पश्चात सिवाना के शीतल देव को पराजित करता है और उसके पश्चात जालोर के कानड़ देव को पराजित करता है। इसके इन उत्तरी भारत की विजयों की हम पिछले व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं विस्तार से।
उत्तरी भारत की विजय के पश्चात हम अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान की चर्चा करेंगे। तो उत्तरी भारत के ये जितने भी राज्य थे उनको अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का अंग बना लेता है, अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लेता है। लेकिन उसकी जो दक्षिण विजय है उसमें दक्षिण की विजय का जो उद्देश्य है वो दक्षिण से धन प्राप्त करना और वार्षिक कर वसूल करना उसका उद्देश्य था। इसलिए दक्षिण के प्रति वो विलीनीकरण की नीति है वो नहीं अपनाता है, अपितु अलाउद्दीन खिलजी है दक्षिण के प्रति है वो एक तरह से अधीनता स्वीकार और वार्षिक कर वसूल करने की नीति है वो अपनाता है। और दक्षिण के सभी अभियान हैं वो उसके जो प्रमुख सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में होते हैं। दक्षिण के अंदर 4 प्रमुख राज्य थे, देवगिरी था, काकते था, होयसल था और पांडे था। तो अलाउद्दीन खिलजी प्रथम दिल्ली का सुल्तान था जिसने दक्षिण पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी के समय भी उसने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया था। और जो दक्षिण पर जो पहला आक्रमण था अलाउद्दीन खिलजी का वो एक प्रकार से देवगिरी पे होता है। और देवगिरी की राजधानी थी वो दौलताबाद थी। देवगिरी भारत का पहला राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने 1306-7 में मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजी और वहाँ के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर देता है, रामचंद्र देव यादव को। और उससे बहुत सारा जो खजाना है वो मलिक काफूर है वो प्राप्त करता है। और इसके पश्चात रामचंद्र देव को वो दिल्ली ले आता है और उसकी लड़की है उसका विवाह है वो अलाउद्दीन खिलजी से हो जाता है। तो एक मैट्रिपोलियन रिलेशंस है वो स्थापित हो जाते हैं। और जो रामचंद्र देव को है वो अलाउद्दीन खिलजी अमीरों का अमीर की उपाधि देता है और उसे नवसारी का किला भी जागीर में दे देता है। और रायन की उपाधि है वो भी देते हुए 1 लाख टन का इनाम में भी देता है। तो इस प्रकार जो अलाउद्दीन खिलजी का मलिक काफूर के नेतृत्व में जो दक्षिण का अभियान था, देवगिरी का अभियान था, देवगिरी को एक मित्र बना लेता है, उसका घनिष्ठ मित्र बन जाता है क्योंकि मैट्रिमोनियल रिलेशन भी स्थापित हो जाते हैं। और रामचंद्र देव को वापस उसका देवगिरी दे देता है। तो इस प्रकार जो देवगिरी के प्रति अलाउद्दीन खिलजी ने समझदारी दिखाई जो दक्कन का प्रदेश था और इसके द्वारा दक्षिण के प्रदेशों पर जो अन्य 3 प्रदेशों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। और आगे हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के राज्यों पर आक्रमण किया, उसमें देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने है वो काफ़ी सहायता प्रदान की थी। देवगिरी के अभियान के पश्चात अगला अभियान अलाउद्दीन खिलजी का मलिक काफूर के नेतृत्व में है वो 1309 के अंदर है, वो काकते होता है। और काकते की राजधानी है वो वारंगल थी, यह आंध्र प्रदेश का इलाका था। और इसके शासक प्रतापरुद्र देव द्वितीय थे को पराजित कर देता है मलिक काफूर और उसे बहुत सारा धन है वो मलिक काफूर देता है। इसके अंदर कोई न हीरा भी सम्मिलित होता है जो गोलकुंडा से की खान से मिला था। उसने अलाउद्दीन के जो प्रतापरुद्र देव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली और मलिक काफूर ने प्रतापरुद्र देव को उसका राज्य वापस दे दिया। इस प्रकार काकते राज्य का जो वारंगल का जो राज्य था या काकते का राज्य था उससे भी अलाउद्दीन खिलजी को काफ़ी धन प्राप्त हुआ। इसके पश्चात तीसरा जो दक्षिण का प्रदेश था वो होयसल था और जिसका शासक वीरबल्लाल थर्ड था। इसकी राजधानी है द्वार समुद्र थी जिसे हेलीविड के नाम से भी जाना जाता है जो कर्नाटक का प्रदेश है। और अलाउद्दीन खिलजी का ये अभियान 1310 में हुआ और होयसल राज्य के विरुद्ध भेजा गया। ये तीसरा अभियान था। और अलाउद्दीन जब मलिक काफूर वहाँ के शासक वीरबल्लाल तृतीय को पराजित कर देता है और उसने बहुत सारा धन मलिक काफूर को सौंप दिया, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेता है और उस अलाउद्दीन खिलजी वापस वीरबल्लाल को या मलिक काफूर वापस वीरबल्लाल को उसका राज्य है वो दे देता है। इस प्रकार तीसरे राज्य होयसल पर अधिकार कर लेता है। चौथा जो अभियान था वो मदुरा जो पांडे राज्य के प्रति था, यहाँ का शासक वीर पांडे था। तो मलिक काफूर जब 1311 में पांडे राज्य पर आक्रमण करता है तो वीर पांडे है वो अपनी राजधानी छोड़ करके वो भाग जाता है। यहाँ 2 भाइयों में वीर पांडे और सुंदर पांडे के अंदर है वो उत्तराधिकार का संघर्ष भी चल रहा होता है। जो मलिक काफूर है वो पांडे राज्य से काफ़ी धन प्राप्त हुआ क्योंकि वो वीर पांडे तो भाग गया लेकिन वो वीर पांडे को युद्ध में पराजित नहीं कर सका क्योंकि वीर पांडे के साथ युद्ध ही नहीं हुआ। जो ही मलिक काफूर वापस लौटा तो वीर पांडे ने अपनी राजधानी पुणे इस पर अधिकार कर लिया।
तो इस प्रकार वीर पांड्य दक्षिण का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने जो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता है वो स्वीकार है वो नहीं की। अलाउद्दीन खिलजी का अगला जो, हालांकि चारों राज्यों पर उसने अभियान चलाया और पांड्य राज्य के अतिरिक्त सभी ने अधीनता स्वीकार कर ली। अगला जो 1313 के अंदर है वो अलाउद्दीन खिलजी का जो 5वां अभियान है और अंतिम अभियान है वो 1313 में मलिक काफूर के नेतृत्व में पुनः देवगिरी पर होता है, क्योंकि देवगिरी का रामचंद्र जो जिसने अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी लड़की की शादी भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दी थी, लेकिन रामचंद्र यादव की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र शंकरदेव है वो शासक बनता है देवगिरी का, और वो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है। इस कारण से मलिक काफूर और शंकरदेव को पराजित करके देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में वापस मिला लिया, उसको वापस मिला ही लेता है और मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी का गवर्नर है वो नियुक्त कर देता है। तो इस प्रकार देवगिरी दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसे खिलजी ने प्रारंभ में तो नहीं मिलाया, लेकिन बाद में अंत के अंदर जो उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति पूर्ण रूप से सफल रही, जबकि पांड्य राज्यों को छोड़कर दक्षिण के अन्य सभी राज्यों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली तथा इस विजय में मलिक काफूर को विशाल धन प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप अलाउद्दीन खिलजी का खजाने में बहुत धन एकत्रित हो गया। और किंतु जब तुगलक शासकों द्वारा खिलजी की दक्षिण नीति का अनुसरण न करके जो तुगलक शासक है उन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण नीति अपनाई थी उसका अनुसरण न करके उसने समस्त दक्षिण को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, और जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने वारंगल और पांडे को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने होयसल राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, किंतु मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत के इन राज्यों को स्थायी रूप से अपने नियंत्रण में नहीं रख सका और उसके समय में दक्षिण भारत में अनेक विद्रोह हुए जिसका वह पूर्ण रूप से दमन नहीं कर सका, और उसके समय में सारा दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से मुक्त हो गया। इस प्रकार जो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण की जो नीति अपनाई थी वो सफल रही, लेकिन उसके बाद में जो तुगलक शासकों ने जो दक्षिण को अपने साम्राज्य का अंग बनाने की नीति अपनाई वो उनकी दक्षिण की नीति है वो असफल रही। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण की नीति है वो समझदार पूर्ण कदम था। इससे अलाउद्दीन खिलजी को काफ़ी धन प्राप्त हुआ और तुगलक शासकों के लिए उसने एक आधार तैयार कर दिया, और दक्षिण भारत में मुस्लिम जो संस्कृति है उसके प्रसार का जो मार्ग है वो भी प्रशस्त होता है। और लेकिन यहाँ एक बात देखने वाली बात है कि दक्षिण के सभी शासक हिंदू शासक थे और यहाँ मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की जनता ने इसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि विरोध नहीं किया इसका मतलब वो उन शासकों की नीतियों से असंतुष्ट थे। दक्षिण के कुछ शासकों को अलाउद्दीन खिलजी को मित्र बनाने में और उसका सहयोग प्राप्त करने में वो सफलता है वो प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी है वो एक अनोखा साम्राज्यवादी था, एक अनोखा साम्राज्य, एक अद्भुत साम्राज्यवादी हम कह सकते हैं, जिसके राज्य के अंदर है आपका जो गुजरात है, जो राजस्थान का अधिकांश जो प्रदेश है बंगाल को छोड़ करके और लगभग उस तत्कालीन भारत का है वो अपना अधिकार है वो स्थापित कर लेता है। एक भारत के बहुत बड़े विशाल भाग पर अधिकार करने के अंदर है वो सफल है वो रहता है। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।